हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान, आप है मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो यूजी फर्स्ट ईयर है, जो बीटेक बीआर्क ड्यूल डिग्री जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जो अभी आएंगे 20-21-22 को, तो उनका जो प्रोसीजर है फिजिकल रिपोर्टिंग का एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो रजिस्ट्रेशन का वो क्या क्या रहेगा और कैसे उनको आना है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रिक्वेस्ट मैं यही करता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपको आने में सहूलियत होगी, आपको पूरी जानकारी होगी और यहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और आगे भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आप आगे इसके बाद दिक्कतें नहीं आएगी, तो आगे भी क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो पहले डाली भी है और आगे भी डालते रहेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि यूजी फर्स्ट ईयर का जो फिजिकल रिपोर्टिंग है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैसे कैसे होने वाला है। तो पहले भी मैंने, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट मैंने बता दी थी कि कौन कौन सी डेट को है, तो दोबारा से मैं बोल देता हूँ कि 20, 21 और 22 तारीख को यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और फिजिकल रिपोर्टिंग जिसको बोलेंगे हम लोग। तो अब जो है, जैसे सीएससी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 20 तारीख को आना है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल को 21 को आना है, और सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बाकी जो है मटेरियल साइंस, आर्किटेक्चर को आना है 22 को। तो ये अलग अलग इसमें बुलाया है ताकि एक दिन में भीड़ ना हो, तो इस वजह से बुलाया है। बाकी यूजी का जो हॉस्टल अलॉटमेंट है ये मैं सबको अभी बता देता हूँ। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें जो आप अपने चॉइस का नहीं ले सकते। आपका जब आप आओगे तब आपको जो आपका हॉस्टल है वो मिल चुका होगा। तो आपको सिर्फ जो है, जब आपको रोल नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले अपना फिजिकल रिपोर्टिंग देनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, फिर आपको यहाँ रोल नंबर मिलेगा। तो रोल नंबर मिलने के बाद तुरंत आपने, गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स है कोई, तो उसको अंबिका गर्ल्स हॉस्टल में एसबी कलेक्ट से 40,000 रुपये पे करना है, और यदि बॉयज़ है तो आपको रोल नंबर लेने के बाद आपको एसबी कलेक्ट से कैलाश बॉयज़ हॉस्टल में 40,000 रुपये देने हैं। अब ये तो थी चीज़ें कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में। उसके बाद है आपका जो फीस थी, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो डाली है कि आपको कैटेगरी वाइज क्या क्या फ़ीस है जो इंस्टीट्यूट की, कितनी फ़ीस है उसके बारे में अभी मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। बाकी हम आगे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो जो टोटल इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस है फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन की, वो SC ST और PWD स्टूडेंट के लिए है 33,600 रुपीज़। आपने क्योंकि ऑलरेडी पे कर दी होगी जोसा में या सीसेब में 30,000, क्योंकि फ़ीस 33,600 है, आपने पे कर दी 30,000, मतलब आपने कम पे करी है। तो जो आपका 3,600 रुपये है रिमेनिंग फ़ीस SC ST और PWD स्टूडेंट के लिए 3,600 रुपये, वो आपको SB कलेक्ट के माध्यम से पे कर देना है। दूसरा, पे करके ही आपको यहाँ पे आना है। दूसरा, जो अनडिजर्व्ड है, EWS है, OBC NCL है, उनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की यूजी की फ़ीस है वो है 96,100 रुपीज़, और आपने जोसा और सीसेब 2025 में पे कर दी है 70,000, तो आपका भी 26,100 रुपये कम है। तो आपको भी रिमेनिंग फ़ीस जो है 26,100 रुपये इंस्टीट्यूट में पे करके ही यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग में आना है, SB कलेक्ट से NIT हमीरपुर के अकाउंट में, और उसकी रसीद लेके आनी। तो अब ये तो थी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। इसके बाद जो है फ़ी बेबियर का भी है कि जिनका जो है 1 लाख रुपए से कम इनकम है, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच की इनकम है, जो अनडिजर्व्ड EWS और OBC NCL के स्टूडेंट है, उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी, यदि उनकी इनकम ऐसे है, मान लो किसी की इनकम 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से 5 लाख के बीच में है, उनको तहसीलदार SDM से इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए।
तो वो यदि है तो मान लो किसी की इनकम जो है 1 लाख रुपए तक है, 1 लाख रुपए से कम है, उनको रिफ़ंड होगा पैसा। जमा आपको पहले करना है, लेकिन उनको बाद में जब आप इनकम का अपना प्रूफ लगाओगे तो आपको वापस रिफ़ंड होगा। और रिफ़ंड का प्रोसेस क्या है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। और 36,400 रुपये, अगर 1 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, आपके परिवार की इनकम है, तो 36,400 रुपये वापस आपको आपके अकाउंट में रिफ़ंड होगा। और यदि आपकी इनकम 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है तो आपको 15,567 रुपये जमा होगा, वापस रिफ़ंड होगा। अब रिफ़ंड का क्या हुआ कि जी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि रिफ़ंड कैसे होगा सर। तो रिफ़ंड होता है कैसे कि जब आप एडमिशन ले लोगे, आपने पूरी फ़ीस जमा कर दी है, तो लगभग अक्टूबर में एक वेबसाइट पे एक नोटिस आएगा, वो आप सभी लोगों तक पहुंचता है नोटिस। वो डिपार्टमेंट में भी, हम हॉस्टल में भी, और सब जगह पे वो नोटिस पहुंचता है कि जिसने भी एक्सेस फ़ी डिपॉजिट की है जोसा में या इंस्टीट्यूट में, उनको वापस रिफंड होना है। तो आपको जोसा सीसेप की जो भी रिसीट है, जो आपने पे किया है वो रसीदें, इंस्टीट्यूट में जो आपने पे किया है वो रसीदें, आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है जिसके अगेंस्ट आप क्लेम करोगे, वो लिंक होगा। उस लिंक पे आपने पूरा इन्फॉर्मेशन डाल के उसको अपलोड करना है, और आपने अपना अकाउंट नंबर भी डालना है, और 1-1.5 महीने में आपको वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो ये तो है जो रिफ़ंड की पॉलिसी जो मैंने आपको बताई। ठीक, इसके बाद चलो डॉक्यूमेंट पे चलते हैं कि आपको यहाँ जब आप आओगे तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहले तो फ़ोटो। तो भाई फ़ोटो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि फ़ोटो एक 2 लाते हैं। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? हमेशा जैसे मान लो स्टूडेंट के फ़ोटो है, कम से कम 7-8 फ़ोटो आपके पास रहने चाहिए। आपके पेरेंट्स के फ़ोटो है, कम से कम 7-8 फ़ोटो पेरेंट्स के रहने चाहिए। लगे जितने मर्जी, लेकिन आपके पास होने तो चाहिए ना। अब हॉस्टल के लिए आप बोलते हैं हमारे पास फ़ोटो ही नहीं बचे हैं। जब तक आप वहाँ एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको भागना पड़ता है। भागना आपके लिए ठीक है, लेकिन जब आप छपवा रहे हैं, मान लो 4 फ़ोटो भी आपके निकल रहे हैं तो उसको 8 कर दो। वो ठीक है आपको कि आप भागो यहाँ पे इधर उधर दौड़ने के लिए, बड़े खुश रहते हैं। तो ध्यान रखो कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके आते हैं उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपियाँ भी ज़्यादा करके रखो पहले ही, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको जो है, आपको पासपोर्ट साइज कलर्ड स्टूडेंट के फ़ोटो चाहिए होते हैं, वो अपने फ़ोटो लेके आने हैं। फ़ोटो जितने भी लगे यहाँ पे, चाहे 2 लगे 3 लगे, लेकिन हॉस्टल में भी लगते हैं, इसलिए फ़ोटो आप जो है 8-10 फ़ोटो ज़रूर रखें। पेरेंट्स के भी 4-5 फ़ोटो रखने हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोविज़नल एडमिशन लेटर, जो आपको जोसा से या सीसेप से मिला है। प्रोविज़नल एडमिशन लेटर जो कि आपको जोसा या सीसेप से मिला है, वो भी चाहिए। एडमिट कार्ड जेई मेन 2025 का एडमिट कार्ड चाहिए। स्कोर कार्ड चाहिए जेई मेन का 2025 का। फिर मार्कशीट चाहिए 10वीं की, डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें, डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर +2 की मार्कशीट। +2 की मार्कशीट किस लिए चाहिए कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी और परसेंट ऑफ मार्क। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो स्टेट मानी जाएगी आपकी जो जहाँ से आपने 12वीं पास की है, और परसेंटेज भी 12वीं की देखी जाएगी। तो ईयर ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन PCM, ये सारी चीज़ें उससे होगी। अब कभी क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनका +2 जो है अब्रॉड से है, बाहर से है, तो उनको अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा। जो जहाँ से उनका है +2 है, वहाँ की स्टेट की एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। अब NOS से होता है, नेशनल ओपन स्कूल से होता है। अब जी उसमें तो कोई स्टेट नहीं है, तो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो है, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होता है, वो आपका स्टेट माना जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको +2 बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है जी आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कंडक्ट या करेक्टर सर्टिफिकेट। एक ही बात है, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, लास्ट अटेंडेंट, जहाँ आपने लास्ट में पढ़ा है। बहुत सारे लड़के का दिक्कत हो जाती है कि गैप होता है, लेकिन जो है जब तक आप स्कूल में थे तब तक का स्कूल देगा। मान लो आपका 2024 में आप स्कूल में थे, तो 2024 तक का तो स्कूल देगा। 24 के बाद यदि कोई आपका गैप है तो उसका
अब आप जो है हेल्पलाइन सेंटर में पूछ के ये पूछ सकते हैं कि शायद आपको एफिडेविट देना पड़े। लेकिन लास्ट अटेंडेंट स्कूल, जब तक आप स्कूल में थे, स्कूल भी तभी तक का देता है, तो तब तक का तो आपको चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए एज पर जोसा फॉर्मेट। जोसा की साइट पे जाके, जहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन का है, वहाँ पे जाके लास्ट में उसमें फॉर्म्स है, तो जो फॉर्मेट दिया है मेडिकल का, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जोसा का, उसी पे ही आपको सिविल हॉस्पिटल से आपको मेडिकल बनाना है। और ये बना के लाएं, नहीं दिक्कत हो जाएगी। आप लोग नहीं लाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम बाद में देंगे। बाद में क्यों देंगे? अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम है, तो अभी आपको ये सारी चीज़ें देनी है। फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो ओरिजिनल देना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और एक जो है आपको गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड भी देना है, जैसे आधार कार्ड की फ़ोटो भी देनी है। तो फोटोकॉपी मैं तभी बोल रहा हूँ, हर डॉक्यूमेंट की आपने सेट बना के लाने हैं, कम से कम 3-4, मतलब 3 सेट तो लाओ इस हिसाब से। फिर है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, जोसा फॉर्मेट के अनुसार जो दिया गया है। और ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि जैसे OBC NCL सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2025, ठीक है। और गवर्नमेंट इशूड ऑनलाइन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वैलिड अंटिल अगस्त 31, 2025। द कास्ट ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी इन द स्टेट वाइज सेंट्रल लिस्ट। The OBC NCL SC ST candidate of Maharashtra state must also provide the caste validity certificate। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मतलब कब तक वो रहेगा, उसमें वैलिडिटी ज़रूर होनी चाहिए। इन द फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द जोसा 2025, जो जोसा में जो फॉर्मेट है उसी पे ही आपको लाना है। कैंडिडेट फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ST सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न रेवेन्यू SDO रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। अब है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी जनरल EW स्टूडेंट फॉर जोसा फॉर्मेट पे आपको जो है अप्रैल के बाद का चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आपको SDM में बोलता रहा हूँ कि आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बना होना चाहिए, SDM और तहसीलदार बनाता है जोसा फॉर्मेट पे। दूसरा फिर है डिसेबिलिटी का 40%, वो भी जो है आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी जोसा फॉर्मेट पे बना होना चाहिए। अब है रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज पर द अलॉटेड ब्रांच, वो चाहिए। और फिर है एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको एफिडेविट चाहिए फॉर करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन का, वो भी आपको दिया गया है उसमें, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। ये सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप प्रिंट लेके और वो बना सकते हैं। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको एफिडेविट देना है। रीजन टू स्टडी गैप की, क्यों आपका गैप रहा स्टडी का, वो भी आपको देना है। फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी ऑफ ईमेल जनरेटेड आफ्टर लॉगिंग इनटू द antiraging.in। आपने खुद ही antiraging.in पे जाके पेरेंट्स और जो स्टूडेंट का एफिडेविट बनता है उसका भी प्रिंट लेके आपको देना है। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, EWS EBC बैकवर्ड क्लास के लिए है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको जो है डिपॉजिट करनी है। बाकी आपको सारे सर्टिफिकेट है जो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो है कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। दूसरा जो रूम्स के लिए मैंने बोला है, हॉस्टल के लिए, जब आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ आने पे आपको यहीं पे जब रोल नंबर मिल जाएगा उसके बाद फ़ीस आपको जमा करनी है, तब आपका रूम खुलेगा। अब कि दिल्ली से आ रहे हैं आप चंडीगढ़ से आपको हमीरपुर आना है। यदि आप टैक्सी लेके आते हैं तो बाया किरतपुर, भगेड़, घुमारुई होके आपको हमीरपुर पहुंचना है। यहाँ पे बहुत सारे देखो लिमिटेड, यहाँ पे एक तो बरसातें बहुत ज़्यादा है, आपको सारी चीज़ें पता है, तो ऐसा ना करें कि बहुत सारी, मैंने पहले भी वीडियो में डाला है कि एक बच्चे के साथ जो है पूरा परिवार आ जाता है, जो कि खतरनाक भी होता है अभी आजकल, क्योंकि हिमाचल में बरसात है। तो ऐसा ना करें, 1-2 जना आए, अगर आ भी जाते हैं तो। दूसरा, यहाँ NIT के अंदर जो है
पेरेंट्स को रुकने के लिए लिमिटेड एकोमोडेशन है, तो गेस्ट रूम कम है, तो जितने अगर भर जाते हैं उसके बाद के फिर आप परेशान रहोगे। तो बाहर आपको होटल या सरकारी जो गेस्ट हाउस है उसमें रुकना पड़ेगा, वो पहले ही आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। बच्चों को उसी दिन, जिस दिन आप आएंगे बच्चों को तो उसी दिन कमरा मिल जाएगा। बच्चे का आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, खाना भी उसी दिन मिल जाएगा और रहना भी उसी दिन मिल जाएगा। तो फिर इसके बाद जो है आपको बिस्तर और वो भी लाना है। जो दूर के बच्चे हैं वो बिस्तर कैसे लाएंगे, तो देखो मैं नीचे कांटेक्ट और नंबर भी दे दूंगा। जो एक दो दुकानें यहाँ पे है जो आपको हॉस्टल पे सारी चीज़ें छोड़ेंगे, जैसे गद्दा, कंबल, बाल्टी, कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको हॉस्टल में ही आपको चीज़ें छोड़ देंगे। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से उनसे बात कर सकते हैं। और अगर उनसे ना लेना हो तो हमीरपुर बाज़ार में बहुत सारी दुकानें हैं, आप यहाँ आके उसके बाद हमीरपुर बाज़ार जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा मैं इस पर एक नंबर दे दूँगा टैक्सी वालों का, जिन जिन के मेरे पास है। टैक्सी वाले देखिए इलेक्ट्रिक जो ऑटो है वो कम पैसे लेते हैं, वो आपको कैलाश तक छोड़ने के 150 रुपीज़ लेंगे, 150 रुपीज़ लेंगे हमीरपुर बस स्टैंड से कैलाश बॉयज़ हॉस्टल तक छोड़ने के। और यदि आप टैक्सी से आते हो, कार से आते हो तो 300 रुपीज़ शायद वो लेते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे भी आना चाहें। और उनके नंबर भी मैं दे दूंगा। ये थी वो जानकारी जो मैंने आपको दी है, पूरा डॉक्यूमेंट के लिए भी पूरी डिटेल में बता दिया है और सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया हो या आप चाहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताएं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आए और आपको सारी चीज़ें यहाँ की पता लग सके। थैंक यू सो मच।